जय हिंद दोस्तों। तो मेंसुरेशन की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम तीसरी क्लास कर रहे हैं और पिछली क्लास में हम 28 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अपनी शीट जो फर्स्ट शीट है इसकी ट्रायंगल की, उसके हम 28 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज की क्लास हम 29वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 29वां क्वेश्चन है। जो पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर नया कॉन्सेप्ट अपन स्टार्ट करेंगे, इन रेडियस और सर्कम रेडियस वाला। इन रेडियस और सर्कम रेडियस से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। उससे पहले पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया इसको कंप्लीट करते हैं। उसका 29वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है यदि एक त्रिभुज की भुजा दी है 7 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा दी है 7 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल है इसकी एक भुजा दी है 7 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दिया है, मान लिया ये मान ली भुजा बी है, ये सी है। ये भुजा ए की वैल्यू हमें 7 सेंटीमीटर दी है। इसका परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग दिया है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 18। तो इसका क्षेत्रफल √108 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो पहले तो ऑप्शन से देख सकते हैं कहां पे ए प्लस बी प्लस सी 18 बन रहा है। तो ये हो गया 7, तो बाकी कितना बनना चाहिए, बाकी योग बनना चाहिए 11। तो 8 और 3 ये भी 11 बनना है, 5 और 6 11 बनना है। तो ये दो ऑप्शन में फंस रहे हैं हम, या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी परिमाप कितना दिया है 18, एक भुजा 7 है तो बाकी दोनों का सम कितना 11 होना चाहिए, तभी तीनों भुजाओं का योग 18 आएगा। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। एक भुजा 7 है तो बाकी दोनों का योग 11 होना चाहिए। 8 और 3 ये 11 बनना है, 5 और 6 ये 11 बनना है। इन दोनों में से एक आंसर होगा। ये दोनों आंसर नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों को भुजा मानेंगे। अन्य दो भुजाएं अगर ये इसको 14 और 7 वो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा परिमाप, लेकिन हमारा परिमाप 18 है। 6 और 4 मानेंगे तो परिमाप हमारा 17 बनेगा, तो वो भी गलत होगा। तो इन दोनों में से एक होगा। तो कैसे करेंगे, तो फिर हम बेसिक से जाएंगे। तीनों भुजाओं का योग 18 है तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकाले हम तो कितना होगा, तो अर्ध परिमाप एस की वैल्यू होगी 18 का आधा 9, एस की वैल्यू 9 होगी। हमें पता है एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया निकालते हैं हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एरिया दिया है हमें एक √108, ठीक है ना। एस की वैल्यू 9 दी है, ये हो गया 9। एस माइनस ए, 9 में से एक 7 घटाएंगे तो 2 हो गया। और अन्य दो भुजाएं ऑप्शन से देखें, अगर पहला ऑप्शन लेंगे तो कितना आएगा, तो पहला ऑप्शन लेंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। ये कितना आ रहा है 18 गुणा 12, 18 गुणा 12 216 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जब 5 और 6 मानना है तो ये आ रहा है √216, √216। लेकिन हमें कितना चाहिए, अंडर में 108 चाहिए। फिर दूसरा जो बचा है उसको वैसे तो आंसर क्या होगा, ये दोनों हो नहीं सकते, ये दो बचे, ये दो तो हो नहीं सकते क्योंकि इनसे परिमाप 18 नहीं आएगा। बाकी इनसे परिमाप 18 आ रहा है, लेकिन ये वाला रख के चेक किया तो ये गलत है, तो ये वाला सही होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। देख सकते रख के देखते हैं। एस की वैल्यू 9 हो गई, 9 में से 7 घटाएंगे 2 हो गया, 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो गया, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 होगा। तो ये कितना आ रहा है, 9 का 2 गुना 18 का 6 गुना 108, तो ये √108 आ रहा है। तो यही आंसर होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा, क्योंकि हमारा एरिया भी 108 दिया। तो ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके ऑप्शन से जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट बताइए, करो ट्राई इसको। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फिर इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये एक स्पेशल ट्रायंगल बनता है। किस तरीके से ट्रायंगल बनता है, देखो 3 भुजाएं दी हैं, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा बी प्लस सी, ये 3 भुजाएं हैं। स्पेशल ट्रायंगल क्या बनता है समझते हैं इसको एक बार। तो ये एक स्पेशल ट्रायंगल है, इस तरीके से एक त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। ध्यान से समझते हैं। हमें दिया है ये दो जो भुजाएं हैं ना, इनमें ए कॉमन है, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी ए स्क्वायर कॉमन है, ठीक है ना। और ये दिया है बी प्लस सी। तो अगर सामने वाले इस वर्टेक्स से इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालें हम, ये लंब हो गया 90 डिग्री का एंगल। और इसको मान लिया हमने तीसरी भुजा बी प्लस सी है, तो इसको माना बी प्लस सी, ये वाली भुजा मानी हमने बी प्लस सी,
ठीक है ना, लंब है। बी प्लस सी माना तो यहां से यहां तक होगी बी, ये बी हो गई, और यहां से यहां तक ये हो गई सी, ठीक है ना, एक भुजा बी प्लस सी हो गई। अब अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाओं में क्या, ए स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, तो हाइट को मान लिया हमने ए, हाइट को ए माना, बाकी आगे राइट एंगल ट्रायंगल में समझेंगे हम। तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, 90 डिग्री का एंगल है, तो बाकी भुजा इसको मान लिया हमने, ये ए है ये बी है, 90 अंश का कोण बनना है, तो सामने ये कर्ण होगा, कर्ण कितना होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक भुजा हो गई। ये इधर 90 डिग्री का एंगल बनना है, इसके सामने ये क्या होगा, हाइपोटेनियस कर्ण होगा, और कर्ण कैसे निकालते हैं, 90 अंश का कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम करेंगे अंडर रूट में, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये इस तरीके से एक स्पेशल ट्रायंगल बनता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसमें दो भुजाएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और एक भुजा बी प्लस सी है। तो ये इस तरीके से स्पेशल ट्रायंगल बनता है, जहां पे सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का एंगल बना, ये बी हो गया, इतनी भुजा बी है, ये ए माना हमने, हाइट को ए माना है, हाइट को क्या माना है, ए माना है, हाइट है ए, तो ये भुजा हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भुजा होगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां से एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं, त्रिभुज का एरिया हमें पता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, इस वाली भुजा को बेस लें, 1/2 बी प्लस सी इंटू हाइट कितना है, तो हाइट ये है ए, जो हाइट किसके बराबर है, ए के बराबर है, ये जो हमने हाइट माना इंटू ए, तो एरिया आ जाएगा 1/2 ए इंटू बी प्लस सी, या ए इंटू बी प्लस सी बटे 2, ये एरिया होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। तो इसको याद भी रख सकते हैं, और ये सिर्फ ये फॉर्म ध्यान रखनी है किस तरीके से बनता है, यहाँ पे हाइट ए बनती है और बेस बी प्लस सी बनता है। इस तरीके से इसको याद रखना है। आप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का अगला कॉन्सेप्ट। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट है इन रेडियस और सरकम रेडियस दिए जाए तो उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। उससे पहले समझते हैं हम इन रेडियस क्या होगी, अंतः त्रिज्या और इन सर्कल, अंतःवृत्त, किसी त्रिभुज का अंतः त्रिज्या और किसी त्रिभुज की अंतःवृत्त क्या होगा वो समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज समझनी है, जैसे कोई कैसा भी किसी भी टाइप का त्रिभुज दिया जाए, किसी भी शेप का, कोई भी त्रिभुज के इतने टाइप होते हैं, किसी भी टाइप का त्रिभुज दिया जाए तो हर त्रिभुज के एक ऐसा वृत्त होगा जो उस त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो हर त्रिभुज के अंदर बनने वाला एक सर्कल होता है जो उसकी तीनों भुजाओं को टच करता है। कोई कैसा भी किसी भी टाइप का त्रिभुज होगा तो एक ऐसा सर्कल अवश्य होगा जो उसकी अंदर से उसकी तीनों भुजाओं को टच करेगा, जैसे ये इसकी तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, ये सर्कल होगी, ठीक है ना। तो एक ऐसा सर्कल जो किसी भी त्रिभुज के अंदर बना होगा और उसकी तीनों भुजाओं को टच कर रहा होगा, उसको बोलेंगे हम अंतःवृत्त या इन सर्कल बोलते हैं। किसी भी त्रिभुज के अंदर बना हुआ एक ऐसा वृत्त जो उसकी तीनों भुजाओं को टच करता है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है। जैसे इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, इस भुजा को यहाँ पे ये तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो ये जो सर्कल होगा इसको बोलेंगे हम अंतःवृत्त या इन सर्कल। कैसा भी किसी भी टाइप का त्रिभुज होगा, छोटा बड़ा आड़ा टेढ़ा कैसा भी त्रिभुज बनाएंगे तो हर त्रिभुज के लिए एक अंतःवृत्त इन सर्कल होता है जो उसके अंदर बना होता है और अंदर से उसकी तीनों भुजाओं को टच करता है। ये हो गया इन सर्कल अंतःवृत्त। इन रेडियस अंतः त्रिज्या क्या होगी, तो कोई भी सर्कल हो उसकी एक रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, उसी को हम इस त्रिभुज की, जैसे ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये हो गया, सेंटर से परिधि तक की दूरी ये क्या होगी, इसकी इन रेडियस होगी। तो इन रेडियस को हम अंतः त्रिज्या को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इन रेडियस या अंतः त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल r। तो आपको समझ आया होगा, कोई कैसा भी त्रिभुज बना हो उस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना होगा, कोई कैसा भी त्रिभुज हो उसके अंदर एक वृत्त बना सकते हैं हम जो उसकी तीनों भुजाओं को टच करते हो जाएगा। तो इस वृत्त को अंतःवृत्त या इन सर्कल बोलते हैं
और इस वृत्त की त्रिज्या को हम त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बोलते हैं। तो ये इन रेडियस और इन सर्कल का ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। अब ट्रायंगल में किस तरीके से यूज करते हैं वो समझते हैं हम। तो इतना आपके समझ में आया होगा। कोई कैसा भी त्रिभुज होगा उसके अंदर एक सर्कल बनता है, उस सर्कल की त्रिज्या को ही हम त्रिभुज की इन रेडियस अंतः त्रिज्या बोलते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, क्या है, कोई भी एक त्रिभुज लिया हमने, जैसे यही वाला त्रिभुज लेते हैं, ये एक त्रिभुज लिया, ये इसकी इन रेडियस है, ठीक है ना, या इस तरीके से समझते हैं। एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं मान ली हमने ए, बी और सी, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, एस की वैल्यू सेमी पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी का आधा, ये सेमी पेरीमीटर होगा। त्रिभुज का एरिया निकालना सीखा हमने, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं तो उसका एरिया होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है ना। अब इनका इन रेडियस में किस तरीके से यूज होगा वो समझते हैं। ये त्रिभुज के एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब यहां से इन रेडियस की बात करें तो इन रेडियस, किसी भी त्रिभुज की इन रेडियस निकालनी है, इन रेडियस आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर की वैल्यू होती है डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, डेल्टा अपॉन एस, ये फॉर्मूला होता है। इन रेडियस या अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, अंतः त्रिज्या होगा डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा है, और ये सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप एस, अर्ध परिमाप एस दिया है, सेमी पेरीमीटर, ये दो वैल्यू दी हैं तो हम उसकी इन रेडियस निकाल सकते हैं। इन रेडियस का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, इन रेडियस अंतः त्रिज्या। अब यहां से दूसरा क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इन रेडियस इंटू अर्ध परिमाप, आर इंटू एस, एस को इधर लेके जाएंगे तो आर इंटू एस डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, अर्ध परिमाप की वैल्यू निकालनी है, तो एस की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इन रेडियस अंतः त्रिज्या। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एस का मतलब है अर्ध परिमाप, आर का मतलब है इन रेडियस अंतः त्रिज्या, और डेल्टा का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये 3 हमें फॉर्मूले ध्यान रखने, क्या है, इन रेडियस आर की वैल्यू होती है डेल्टा अपॉन एस मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अगर हमें डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आर इंटू एस मतलब इन रेडियस अंतः त्रिज्या गुणा अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। एस की वैल्यू हमें अर्ध परिमाप निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होगा, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन इन रेडियस आर। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, कोई कैसा भी त्रिभुज हो, हर त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बना होगा, उस सर्कल की त्रिज्या को हम इन रेडियस अंतः त्रिज्या बोलते हैं, और अंतः त्रिज्या त्रिभुज के क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप में ये रिलेशन होता है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो अपन करते हैं। पहले इसको आप नोट करो फिर क्वेश्चंस करते हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 13, 14, 15, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 13, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इन रेडियस क्या होगी, आर की वैल्यू निकालनी, इन रेडियस आर। तो हमें पता है इन रेडियस होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन एस मींस सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो इन रेडियस आर की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13, 14, 15 है तो इसका एरिया निकल के आता है। एरिया क्या होगा, इसका एरिया मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, ये होता है 84। हमने पिछले क्लास में इस पे कई सारे क्वेश्चन किए थे। 13, 14, 15 याद रखना है, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो 21 आएगा, उस तरीके से निकाल सकते हैं एरिया। हमें याद है 13, 14, 15 जो त्रिभुज होता है उसका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 13, 14, 15 है तो एस की वैल्यू क्या आएगी, एस की वैल्यू आएगी 13, 14, 27 और 15 42, 42 का आधा 21। तो यहां से इन रेडियस आर की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा मतलब 84 बटे सेमी पेरीमीटर, एस की वैल्यू अर्ध परिमाप 21,
डेल्टा अपॉन एस, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसकी अंतः त्रिज्या होगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है हमें, क्षेत्रफल मतलब डेल्टा की वैल्यू दी है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा की वैल्यू दी है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें इन रेडियस आर की वैल्यू दी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है, इसकी परिधि, त्रिभुज की परिधि होती है 2s की वैल्यू पूछी। हमें पता है, अगर हमें डेल्टा और रेडियस पता है तो हमें एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होगा डेल्टा अपॉन आर। अर्ध परिमाप क्या होगा, डेल्टा अपॉन आर। फॉर्मूला हमने लिखा है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होता है डेल्टा अपॉन एस की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा अपॉन आर, एस होगा डेल्टा अपॉन आर। तो यहां से एस की वैल्यू निकालेंगे, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा है 15 बटे आर मतलब 3, 15 बटे 3 कितना हो गया 5, एस की वैल्यू आई है 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें परिधि पूछी है 2s, तो 2s की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की परिधि या पेरीमीटर होगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लिए हमने। किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या आर की वैल्यू दी है हमें, आर की वैल्यू कितनी दी है 7, और उसका एरिया दिया है, एरिया दिया है 343। तो हमें त्रिभुज का परिमाप पूछा है, सेम उसी तरीके से होगा। हमें पता है एस की वैल्यू, एस से मतलब अर्ध परिमाप एस की वैल्यू होती है डेल्टा अपॉन आर। डेल्टा की वैल्यू है 343 बटे आर हो गया 7, 343 में 7 का भाग देंगे तो यह आएगा 49 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर आया 7, तो परिमाप होगा इसका 2 गुना मतलब 2s। सेमी पेरीमीटर के अर्ध परिमाप कितना आया है 49, तो परिमाप होगा 2s मतलब 49 का 2 गुना 98 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। तो इजीली कर सकते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड। इन रेडियस और सर्कम रेडियस पे त्रिभुज के क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या मींस इन रेडियस आर की वैल्यू दी है, और इसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग दिया है। इसकी भुजा की लंबाइयों का योग मतलब 2s होता है। भुजाओं की लंबाइयां कितनी होते हैं, परिमाप होगा, परिमाप 2s की वैल्यू दी है 125, तो यहां से s की वैल्यू क्या होगी 125 बटे 2। भुजा की लंबाइयां, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं हम परिमाप, उसका पेरीमीटर मतलब बाउंड्री मतलब परिमाप। तो परिमाप दिया 125, 2s की वैल्यू 125, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर होगा कितना 125 का आधा। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल r इंटू एस, ये होता है फॉर्मूला। डेल्टा मतलब r इंटू एस, ये लिखा है हमने, डेल्टा बराबर r इंटू एस। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इन रेडियस गुणा सेमी पेरीमीटर। इन रेडियस कितनी है 8, और सेमी पेरीमीटर कितना है 125। परिमाप 125 है तो अर्ध परिमाप 125 का आधा होगा। सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कटेगा 4 बार, 125 का 4 गुना करेंगे तो 500। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा यूनिट के स्क्वायर में आता है, यूनिट इसकी सेंटीमीटर है दोनों जगह, तो यूनिट का स्क्वायर कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था किसी त्रिभुज की इन रेडियस दी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से किसी भी त्रिभुज में एक अंदर त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में एक अंदर सर्कल बनता है, जैसे कोई भी त्रिभुज है तो इसके अंदर हम सर्कल बना सकते हैं, उसको तो इन सर्कल बोलते हैं। जैसे किसी भी त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बनता है, ये त्रिभुज है और इसके अंदर मान लीजिए ये सर्कल बनना है। जिस तरीके से किसी त्रिभुज के अंदर सर्कल बनता है, उसी तरीके से उस त्रिभुज के बाहर एक सर्कल बनता है। एक अंदर, जिस तरीके से अंदर सर्कल बनता है उसी तरीके से त्रिभुज के बाहर भी एक सर्कल बनता है। इस सर्कल को बोलते हैं हम परिवृत्त, मींस सर्कम सर्कल। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। वो अंदर से, अंतःवृत्त क्या होता है,
अंदर से तीनों भुजाओं को टच करता है, परिव्रत बाहर से तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाता है, जैसे तीनों शीर्षों को टच कर रहा है, ये परिव्रत होगी। ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी की भुजा माना या भुजा है, ये ए भुजा है, त्रिभुज की भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। इसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। तो ये अंदर वाले वृत्त को तो इन सेंटर इन सर्कल अंतःवृत्त बोलते हैं और इसकी त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और जो बाहर वाला वृत्त होगा, बाहर वाला वृत्त है, इसकी रेडियस को हम कैपिटल आर से, ये रेडियस परिधि तक की दूरी रेडियस होगी, इसको बड़ी आर मतलब कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। परिवृत्त होगा। ये कौन सा होगा? ये सर्कम सर्कल होगा। बाकी इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम, डिटेल में इन सर्कल सर्कम सर्कल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं हम। अभी सिर्फ इसका एरिया में जो जितना कॉन्सेप्ट यूज होगा वो सीख रहे हैं। इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल या परिवृत्त। ये त्रिभुज का परिवृत्त है, मतलब त्रिभुज के चारों ओर बाहर से, किसी त्रिभुज को बाहर से उसके तीनों शीर्षों को टच करते हुए जो वृत्त खींचा जाएगा उसको हम परिवृत्त बोलते हैं। और त्रिभुज के अंदर जो होगा ये वाला होगा इन सर्कल अंतःवृत्त होगा, जिसके बारे में पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने। अब यहाँ पे इसकी जो रेडियस होगी आर, क्या होगी फिर इसकी? आर होगी सर्कम रेडियस, केंद्र से बाहर वाले सर्कल की परिधि तक की दूरी, ये होगी सर्कम रेडियस। इसको बोलते हैं परित्रिज्या। परित्रिज्या, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, परित्रिज्या होगी। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इन सेंटर का त्रिज्या होगी वो इन रेडियस होगी, सर्कम सर्कल की इन सर्कल की रेडियस होगी वो इन रेडियस होगी, और जो सर्कम सर्कल की रेडियस होगी वो सर्कम रेडियस होगी, परित्रिज्या होगी। परित्रिज्या कैसे निकालते हैं? जैसे एक त्रिभुज है, उसकी परित्रिज्या आर की वैल्यू निकालनी है। त्रिभुज के बाहर एक वृत्त होगा, उसकी त्रिज्या को परित्रिज्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो सर्कम रेडियस की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? जैसे त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं? ए बी सी है, तो ये तो त्रिभुज की भुजाएं हो गई ए बी सी। तो आर की वैल्यू होती है डेल्टा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम डेल्टा से डिनोट करें तो आर की वैल्यू होती है, सर्कम रेडियस की वैल्यू होगी ए इंटू बी इंटू सी, मतलब तीनों भुजाओं के गुणा अपॉन 4 इंटू डेल्टा, ये आर की वैल्यू होगी। मीन्स परित्रिज्या की वैल्यू होगी आर बराबर ए बी सी, मतलब तीनों भुजाओं का गुणा बटे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां से अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल डेल्टा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ए बी सी अपॉन 4r, तीनों भुजाओं का, ये 2 फॉर्मूले बनते हैं। अगर हमें परित्रिज्या की वैल्यू निकालनी, किसी त्रिभुज की परित्रिज्या की वैल्यू निकालनी है तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को गुणा करेंगे, तीनों भुजाओं को आपस में गुणा किया, बटे करेंगे 4 गुणा उस त्रिभुज का एरिया। 4 मीन्स डेल्टा मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है, रेडियस दी है, परित्रिज्या दी है, क्षेत्रफल निकालना है, तो ये होगा ए बी सी तीनों भुजाओं का गुणा अपॉन 4 इंटू सर्कम रेडियस 4r। ठीक है ना। अब मान लो किसी त्रिभुज में इन रेडियस भी दी है, आर भी दी है और कैपिटल आर भी दी है, सर्कम रेडियस भी दी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कब? जब हमें आर और स्मॉल आर दोनों दी हों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम जब हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर, मतलब परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या मीन सर्कम रेडियस और इन रेडियस दोनों दी हों। किसी त्रिभुज की सर्कम रेडियस भी दी है, किसी त्रिभुज की इन रेडियस भी दी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहां से, ये होगा आर स्क्वायर प्लस 2, मतलब इन रेडियस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये फॉर्मूला है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने। अगर हमें सर्कम रेडियस परित्रिज्या की वैल्यू निकालनी है, किसी त्रिभुज की परित्रिज्या, तो उसकी तीनों भुजाओं का गुणा करेंगे, बटे भाग देंगे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हमें सर्कम रेडियस परित्रिज्या दी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणा करेंगे, बटे भाग देंगे 4 गुणा परित्रिज्या मीन सर्कम रेडियस। आर मीन सर्कम रेडियस और स्मॉल आर मीन इन रेडियस दोनों दी हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है
स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब इन रेडियस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सरकम रेडियस इंटू इन रेडियस, अंतः त्रिज्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा परित्रिज्या गुणा अंतः त्रिज्या। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन लिया है, इसी कॉन्सेप्ट है अपन ने, बताइए क्या उसका आंसर होगा। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी हैं हमें 13, 14, 15। एक त्रिभुज है इसकी भुजाएं हैं 13, 14 और 15। 13, 14, 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का एरिया हमें पता है क्या होगा। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया मींस डेल्टा की वैल्यू होगी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें पता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13, 14, 15 है, उसका एरिया फिक्स 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हमें पूछा है सरकम रेडियस आर की वैल्यू पूछी है, तो हमें फॉर्मूला पता है ए इंटू बी इंटू सी, मतलब तीनों भुजाओं का गुणा अपॉन 4 डेल्टा मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल रखेंगे। ए हो गया 13 गुणा 14 गुणा 15 बटे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 84, तो ये परित्रिज्या आर की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 से कटेगा 84 6 बार, 3 से काटेंगे 15 कटेगा 3 से 5 बार, ये कटेगा 3 से 2 बार, तो ऊपर 13 का 5 गुना 65 और नीचे 4 का 2 गुना 8, तो सरकम रेडियस आएगी 65/8। 65/8 ऑप्शन बी आंसर हो। नेक्स्ट करेंगे, बताइए इसमें भी सरकम रेडियस की वैल्यू पूछी। हमें दिया है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7, 15 और 20। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 7, 15 और 20। उसका परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी। परिवृत्त की त्रिज्या आर की वैल्यू हमें पता है क्या होगा, तीनों भुजाओं का गुणा। तीनों भुजाओं का गुणा मतलब 7 गुणा 15 गुणा 20 अपॉन एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। अब 7, 15, 20 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले तो इस त्रिभुज की क्या निकालेंगे हम, एस की वैल्यू निकालेंगे। अर्धपरिमाप क्या होगा 7 + 15 + 20, 22 और 20 42 का आधा करेंगे तो अर्धपरिमाप आएगा 21। अब यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 21 के बाद एस, एस माइनस ए, 21 में से 20 घटाएंगे 1, एस माइनस बी, 21 में से 15 घटाएंगे 6, एस माइनस सी, 21 में से 14 7 घटाएंगे तो 14। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो 7 से 21, 21 में 7 होगा 1, 14 में 7 होगा, 7 बाहर लिया हमने, क्या बचा यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, 3 का 2 गुना 6, 6 का 6 गुना 36 का 6 आ गया, 7 6 का 42, तो इसका एरिया आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7, 15, 20 है, तो उसका एरिया कितना आएगा, पहले सेमी पेरीमीटर अर्धपरिमाप निकाला 21 आया, और एरिया निकाला एरिया के फॉर्मूले से, फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एरिया आया 42 रखेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये 7, एरिया की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू 42 रख देंगे, 4 गुणा 42। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 से 42 कटेगा 6 बार, ठीक है ना, 4 से 20 कट जाएगा 5 बार, 3 से काटेंगे तो 6 कटेगा 2 बार, और 3 से 15 कटेगा 5 बार, तो ऊपर कितना आ गया 25, तो सरकम रेडियस आएगी, ऊपर बचा 25 और नीचे 2, 25/2, 25 का आधा कितना होगा 12.5, परित्रिज्या की वैल्यू होगी 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा इन रेडियस और सरकम रेडियस, मतलब अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था। उसके आगे समझते हैं अब ट्रायंगल के बारे में। अपना ट्रायंगल या त्रिभुज क्या होगा वो समझते हैं। ट्रायंगल की टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हम समझे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के प्रकार कितने होंगे वो समझते हैं। तो त्रिभुजों को क्या होगा, दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक डिवाइड किया जाता है हमें साइड के आधार पर, साइड या भुजा के आधार पर, और एक डिवाइड किया जाता है एंगल या कोण के आधार पर, एंगल या कोण के आधार पर, ठीक है ना। एंगल के बारे में डिटेल में हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। एंगल के आधार पर किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, तो एंगल के आधार पर 3 टाइप के त्रिभुज होते हैं। नंबर 1 होगा, पहला कौन सा होगा,
एंगल के आधार पर पहला होगा जिसमें इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मींस न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता, तो न्यून कोण त्रिभुज में सारे जो कोण होंगे थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू हमेशा छोटी होगी किससे, 90 डिग्री से। सभी कोण 90 अंश से छोटे होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है ना। दूसरा जो होगा वो हमारा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, मींस समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा इसका। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा और बाकी जो दो बचे उन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी जोड़ के 180 बनेगा। एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा और बाकी शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, ये होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये तीन टाइप के त्रिभुज होंगे एंगल के आधार पर, जिसमें सभी कोण 90 से छोटे हैं तो वो एक्यूट एंगल न्यून कोण हो गया, जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर है वो राइट एंगल समकोण त्रिभुज हो गया, और जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, एक कोण क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 90 डिग्री से। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा, न्यून राइट, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। एक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, और सभी के सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो एक न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तो जो हम मेंसुरेशन में पढ़ते हैं वो हमारा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। मेंसुरेशन में हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी इन दोनों को हम जियोमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। साइड के आधार पर जब त्रिभुजों को बांटते हैं हम, ट्रायंगल त्रिभुज को साइड के आधार पर, तो फर्स्ट आता है समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती, तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे इसका नाम है, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और एक भुजा इनसे अलग होगी, तो दो भुजाएं समान होंगी और एक भुजा इनसे असमान होगी। तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज मींस स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या होगा, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, ये अलग होगी, तीनों की लंबाइयां अलग अलग होंगी। तो त्रिभुज को इस तरीके से दो तरीके से हम बांटते हैं, भुजाओं के आधार पर बांटेंगे तो त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं वो समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, मींस तीनों भुजाएं असमान हैं, अलग अलग हैं, तो वो विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल होगा। एंगल के आधार पर बांटते हैं तो भी तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके सभी कोण 90 अंश से छोटे होते हैं। दूसरा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा और बाकी दो कोण का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। और तीसरा होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा हमेशा। तो त्रिभुज को इस तरीके से हम दो तरीके से बांटते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। तो ये हमने पूरा ट्रायंगल का डिवीजन देखा, और आज की क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल को, समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल।
तो स्टार्ट करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होगा, समकोण त्रिभुज। अच्छे से बेसिक से समझते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है। तो सबसे पहले समकोण की परिभाषा क्या है, इसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। जैसे ये लिया हमने समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये एंगल माना हमने, ये एंगल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है। एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो ये समकोण त्रिभुज होगा। बाकी दोनों कोणों का योग 190 डिग्री होगा, तभी तीनों कोणों का योग 180 अंश बनेगा। जब एक कोण खुद अपने आप में 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल की परिभाषा एक कोण 90 डिग्री का होगा या किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। अगर ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे तो तीसरा 90 डिग्री का बचेगा। उसके अलावा तो 90 अंश का कोण बनाने वाली दोनों भुजाएं, कौन कौन सी भुजा, एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजा, तो इसको बोलते हैं हम बेस या आधार। आधार, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर। जो 90 अंश को बनाने वाली दोनों भुजाएं हैं, एक ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एक लंब होगा, मीन्स इसको परपेंडिकुलर पी से डिनोट करेंगे। ये बेस होगा आधार, इसको बी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और 90 अंश की जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने जो भुजा होगी, इसको हम हाइपोटेनियस या कर्ण बोलते हैं। या कर्ण बोलते हैं, और इसको हम एच से डिनोट करते हैं, एच से, ठीक है ना। ये एच हो गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनता है, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री को बनाने वाली दोनों भुजाएं आधार और लंब होंगी, आधार और लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा हो, ये सबसे बड़ी भुजा होगी हमेशा। इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होगी, हाइपोटेनियस, कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। अब यहां से कोई भी दो भुजा दी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम है मींस कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर आता है किसके, लंब के स्क्वायर, और आधार के स्क्वायर के बराबर आता है हमेशा इनका योग, ठीक है ना। तो हमें अगर लंब और आधार दिया है, परपेंडिकुलर और बेस दिया है, तो यहां से हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। तो यहां से h की वैल्यू क्या आएगी, तो h की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये h की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यहां से अगर हमें h की वैल्यू दी है, b की वैल्यू निकालनी है, हमें h की वैल्यू दी है, हाइपोटेनस दिया है, कर्ण दिया है और आधार दिया है, p की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस b, इधर जाएगा तो घट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट, b की वैल्यू निकालनी है तो p इधर जाएगा, h स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इन तीनों वैल्यूज में से लंब, आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, इन तीन में से किन्हीं दो की वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, और इन फॉर्मूले से हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेंसुरेशन के अलावा और भी बहुत सारी जगह इसका यूज होगा, ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम करती है। तो ये अच्छे से आपको समझ रहना चाहिए। इन तीन में से किन्हीं दो की वैल्यू दी है, सबसे बड़ी वजह होती है कर्ण। अगर हमें कर्ण का स्क्वायर निकालना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है, तो इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ते हैं, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ते हैं। अगर हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाते हैं। अगर हमें बेस का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाते हैं, इस तरीके से। तो ये इनको अच्छे से आपको पता रहना चाहिए।
तो ये था, हमें तीन भुजाओं में से कोई दो भुजाएं दी हैं तो समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कोई दो भुजा दी हैं तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। परिमाप या पेरीमीटर की बात करें, समकोण त्रिभुज का परिमाप या पेरीमीटर, परिमाप क्या होगा इसका, तो किसी भी 2D आकृति का परिमाप या पेरीमीटर होता है उसकी सभी भुजाओं का योग, उसकी सभी भुजाओं का योग या उसकी पूरी बाउंड्री। उसकी पूरी बाउंड्री में क्या है, इसकी बाउंड्री में तीन भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का योग मतलब P प्लस B प्लस H, ये इसका परिमाप होगा। ठीक है ना। एरिया या क्षेत्रफल की बात करें, इसका एरिया या क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया होता है इसका 1/2 गुणा 90 अंश का कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं। तो 90 अंश का कोण बनाने वाली दोनों भुजाएं कौन सी हैं, P और B, तो 1/2 P इंटू B, 90 अंश का कोण बनाने वाली दोनों भुजाएं, या ऐसे बोल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो गया ये और हाइट होगी ये, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला रहेगा। तो ये समकोण त्रिभुज का बेसिक था। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगी वो होती है ट्रिपलेट। तो सबसे पहले समझते हैं हम ट्रिपलेट के बारे में। पाइथागोरियन, ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का क्या मतलब है, ऐसी तीन पूर्णांक संख्याओं का ग्रुप जो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनती हैं। तीन संख्याओं का ऐसा ग्रुप होगा जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनेंगी। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हो गया 3, 4 और 5, सबसे छोटा बेसिक ट्रिपलेट हो गया 3, 4, 5। 3, 4, 5 कैसे, जैसे कोई भी हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इसको माना 3, इसको माना 4 और इसको माना 5। ठीक है ना। तो हमें पता 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 16 कितना हो गया 25, और इधर भी 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। तो ये तीनों मिलके 3, 4, 5 मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं। हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना हो गया 25, 25 किसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज की ऐसी तीन भुजाएं, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या, दशमलव में ना हो वो और भिन्न में ना हो, तो ऐसी पूर्णांक संख्याएं का ग्रुप, जैसे 3, 4, 5 ऐसा ग्रुप बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं बना रहा है। ट्रिपलेट में क्या होगा, ट्रिपलेट में जो बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, सबसे बड़ी संख्या हमेशा क्या बनेगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमेशा हाइपोटेनियस होगी या कर्ण होगी, हाइपोटेनियस या कर्ण होगी। जैसे 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है तो 5 इसमें क्या होगा, कर्ण होगा। इसी तरीके से एक ट्रिपलेट है 5, 12 और 13, तो ये तो बेस और परपेंडिकुलर बेस में से कुछ भी मान सकते हैं इसमें। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल तो 5 और 12 मान लो चाहे इसको, लेकिन सबसे बड़ी भुजा 13 है, ये हमेशा कर्ण होगी, ये 13 होगी। तो इनको 5, 12 मान सकते हैं हम, या 12 इसको मान लो, इसको 5 मान लो, इनको आपस में चेंज करके मान सकते हैं, लेकिन ये हमेशा 13 ही होगा। इस तरीके से ट्रिपलेट का मतलब होगा। ऐसे तीन संख्याओं के ऐसे ग्रुप जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे नहीं, मतलब 15-16 ऐसे बेसिक ट्रिपलेट हैं जो हमें याद होने चाहिए, और उन्हीं का यूज सबसे ज्यादा मोस्टली होता है। तो कुछ ऐसे ही कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स हमने लिए हैं जिनका यूज मैक्सिमम होता है, बहुत सारी जगह जिनका यूज किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, मतलब तीन संख्याओं के ऐसे ग्रुप्स जो कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि सबसे बेसिक हो गया एक
3 4 5 एक ट्रिपलेट हो गया, 3 4 5। उसके बाद 5 12 13, उसके बाद 7 24 25, उसके बाद 8 15 17। ये ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए और यही घुमा घुमा के क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं। 9 40 41 हो गया, एक 11 60 61 है, एक 12 35 37 है, एक 13 84 85 है, और एक 16 63 65 है, एक 20 21 29 है, और एक 28 45 53 है, एक 33 56 65 है, 36 77 85 है, 39 80 89 है, 48 55 73 है, 65 72 97 है, और एक और है 20 99 और 101। तो ये कुछ ऐसे बेसिक ट्रिपलेट्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए किसी भी ट्रिपलेट में, कोई भी ट्रिपलेट इनमें से ले लें हम, किसी भी ट्रिपलेट में किसी संख्या का गुणा या भाग करके तो वह भी ट्रिपलेट होगा। वह भी ट्रिपलेट होगा। किस तरीके से, देखो समझते हैं। किसी संख्या में हम गुणा भाग करते हैं, कोई ट्रिपलेट, जैसे हमने ट्रिपलेट लिया 3 4 और 5, ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है ना। इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया, इसमें 2 का गुणाएंगे तो क्या करेंगे, तो क्या बनेगा 6 8 और 10। तो ये भी एक ट्रिपलेट होगा, 6 8 10 भी क्या है, एक ट्रिपलेट होगा। मतलब ये भी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। समकोण त्रिभुज की भुजाएं मतलब ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर इस ट्रिपलेट में हम 3 का गुणा कर दें, 3 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 9, 4 का 3 गुना 12 और 5 का 3 गुना 9 12 15। ये भी क्या होगा, ये भी एक ट्रिपलेट होगा, ठीक है ना। किसी भी ट्रिपलेट में हम गुणा भाग करके भी नया ट्रिपलेट बना सकते हैं। इसमें हम अगर 2 का भाग कर दें, 2 से भाग कर दें अगर, तो 3 का आधा 1.5, 4 का आधा 2 और 5 का आधा 2.5। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाएंगे। तो किसी भी ट्रिपलेट में गुणा करके या भाग करके भी नए ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। जैसे कहीं पे दिया जाए 40 198 और 202, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक ट्रिपलेट होगा, क्योंकि बेसिक ट्रिपलेट 20 99 101 का ये 2 गुना होगा। तो इस तरीके से किसी भी ट्रिपलेट में गुणा या भाग करके भी नए ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रिपलेट बनेंगे, लेकिन हमें सिर्फ बेसिक जो है ये ध्यान रखने। यूज किस तरीके से होगा, जैसे वो देखते हैं। जैसे कहीं भी दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं, 8 है, ये 15 है, तो कर्ण क्या होगा, तो हमें याद है एक ट्रिपलेट होता 8 15 और 17। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, ये 17 हो जाएगी कर्ण, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूं, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये है 3, ये है 4, तो ये वाली भुजा कितनी होगी बताइए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज में काम करती है, राइट एंगल। तो लंब की वैल्यू आपको बताना। तो देखो, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 होगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 5 3 4 5 ट्रिपलेट जब होता है तो 5 कर्ण, अगर ये 5 होता है तब ये 3 4 होंगे। 5 क्या होता है, इसमें कर्ण होता है, लेकिन कर्ण तो हमें कितना दिया है, 4 दिया है, तो ये 3 4 ट्रिपलेट नहीं बनेगा फिर ये, ठीक है ना। तो ये ट्रिपलेट नहीं बनेगा, तो ये 5 नहीं होगा। तो फिर हम बेसिक से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम जो हमने सीखी है, ये अगर ये p की वैल्यू निकालनी है तो √h² माइनस इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर घटाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये कितना होगा, √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 में से 9 घटाएंगे तो √7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये वाली भुजा कितनी होगी, √7। इस तरीके से निकालेंगे। तो हर जगह ट्रिपलेट नहीं लगेगा, जहां ट्रिपलेट नहीं लगेगा तो वहां बेसिक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो अपन ट्राई करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी एक त्रिभुज, दिल्ली कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है वो निकालना है। त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 4 5 और 3 4 5 किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 क्या बनना है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट है। और 3 4 5 ट्रिपलेट होगा तो क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, लेकिन हम अगर ट्रिपलेट होता है तो ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज में ही बनता है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर ट्रिपलेट बना रही हैं तो वो हमेशा क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 5 तो कर्ण हो जाएगी, ये 5 हो गई, तो बाकी 3 4 इनको कहीं भी रख सकते हैं, ये 3 4 हो गया। हमें क्या पूछा, एरिया, क्षेत्रफल पूछा है, तो हमें पता है समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 और 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली दोनों भुजाओं का आधार और लंब का गुणा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 12, 12 का आधा करेंगे तो ये 6 आंसर आ जाएगा। 6 यूनिट का स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी आंसर हो। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर का दिल्ली कांस्टेबल 2023 का ही क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएं 9 40 41 है, तो हमें पता है 9 40 41 भी क्या है, ये अभी हमने पढ़ा है। 9 40 41 भी एक ट्रिपलेट है, ये 9 40 41 ये क्या है, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट आपको याद रहेंगे तो बहुत ज्यादा इजीली हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। 9 40 41 भी क्या है, तो ये भी एक ट्रिपलेट है, 9 40 और 41 ये क्या है, एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कैसे पता चलेगा, याद होगा, नहीं तो फिर 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करोगे तो ये 41 के स्क्वायर के बराबर आएगा, ये ट्रिपलेट हो गया, ठीक है ना। ट्रिपलेट होगा तो ये क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ट्रिपलेट हमेशा कहाँ पे बनता है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा तो 41 ये कर्ण हो गई, बाकी ये 9 होगी, ये 40 होगी, या इसको 9 मान लो, इसको 40 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एरिया क्या होगा, एरिया होता है 1/2 9 गुणा 40, ठीक है ना। ये सब करने की जरूरत नहीं पेपर में, हमें दिख रहा है 9 40 41 क्या है, ट्रिपलेट है, तो एरिया होगा, एरिया क्या होगा 1/2 9 गुणा 40, डायरेक्टली करेंगे, लेकिन समझने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। 9 40 41 है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होगी, बाकी ये दोनों लंब और आधार होंगे। एरिया होता है 1/2 लंब गुणा आधार, या 1/2 90 अंश का कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणा, तो ये आ जाएगा 2 से 40 कटेगा 20 बार, ये कट जाएगा 20 और 20 का 9 में गुणा करेंगे तो 180, एरिया आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट करेंगे, हमें दिया एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में दिया गया समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे बड़ी भुजा, सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं, ये हाइपोटेनियस होता है, तो 17 तो क्या होगा इसका हाइपोटेनियस। इसकी ऊंचाई कितनी है 15, तो ऐसा कोई ट्रिपलेट आपको याद है जिसमें 15 और 17 आता हो, तो एक ट्रिपलेट है कौन सा, 8 15 और 17। जब सबसे बड़ी भुजा 17 दिया है, एक भुजा 15 दी है, तो दूसरी भुजा ये क्या होगी 8 हो जाएगी, क्योंकि 8 15 17 क्या है, ट्रिपलेट। तो हमें तीसरी भुजा पता चल गई, क्या होगी 8 होगी। कैसे पता चला, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण 17 दिया है, ऊंचाई 15 दी है, तो 17 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटाएंगे, वैसे निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें याद होगा 8 15 17 ट्रिपलेट है तो 8 की वैल्यू, या फिर इसकी वैल्यू दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, 17 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटाएंगे। 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 15 का स्क्वायर होगा 225, 289 में से 225 घटाएंगे तो 64 आएगा, 64 किसका, 8 का स्क्वायर, ये 8 आ जाएगी। 8 आ गई तो हमें क्या पूछा, एरिया पूछा। एरिया क्या होगा 1/2 90 अंश का कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणा, 15 गुणा 8, 15 का 8 गुणा 120, 120 का आधा करेंगे तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल का एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक और कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं अच्छे से। जैसे कोई भी हमने लिया समकोण त्रिभुज, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसका आधार होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है ना।
ये एंगल 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा और जो कोण 90 डिग्री का होगा उसके बीच में दोनों भुजाएं जो होंगी वो लंब और आधार होंगी, ये कर्ण होगा। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया होगा 1/2 परपेंडिकुलर गुणा बेस। ठीक है ना। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होगा वो समझते हैं। जैसे ये एंगल तो 90 डिग्री का है, बाकी ये दो जो एंगल बचे, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों में से कोई भी एंगल हमें पता है। मान लो ये वाला एंगल दिया थीटा, ठीक है ना, ये एंगल दिया थीटा, ये एंगल थीटा है, तो एरिया का एक फॉर्मूला और बनेगा। वो क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटे 4 इंटू साइन, ये वाला एंगल थीटा है तो इसका 2 थीटा लेंगे। एरिया का फॉर्मूला बनेगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस कर्ण का स्क्वायर बटे 4, इन दोनों में से कोई भी एंगल दिया हो, कोई भी एंगल दिया हो उस एंगल का 2 गुना लेंगे साइन के साथ, साइन 2 थीटा। ठीक है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एंगल दिया है हमें 30 डिग्री का, ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका हाइपोटेनस दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इसका एरिया निकालना है हमें। तो एरिया क्या होगा इस त्रिभुज का? एरिया, त्रिभुज का एरिया होगा हाइपोटेनियस मतलब 10 का स्क्वायर बटे 4 इंटू साइन, थीटा अगर 30 है तो 2 थीटा कितना हो गया? 30 का 2 गुना 60, साइन 60। ठीक है ना। पिछले क्लास में हमने सीखा था साइन 60 की वैल्यू होती है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। साइन वाली वैल्यू बहुत सारी जगह यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी बहुत सारी जगह, जैसे यहाँ पे अपन मेंसुरेशन में यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये वैल्यूज कम से कम आपको याद रहनी चाहिए, 5 वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी और साइन 90 की 1 होगी। थीटा अगर 30 दिया है, इन दोनों में से कोई भी एंगल दिया है तो वो थीटा माना जाएगा। थीटा एक एंगल 30 दिया है और कर्ण दिया है 10, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया का एक और फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर बटे 4 इंटू साइन 2 थीटा। कर्ण 10 है, 10 का स्क्वायर बटे 4 करेंगे तो 25 आ जाएगा और ये साइन 2 थीटा करेंगे तो 30 का 2 गुना साइन 60। 10 का स्क्वायर 100/4 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे 25 आएगा, 25 का आधा, तो इसको लिख सकते हैं 25/2 √3। ये एरिया होगा इस त्रिभुज का, क्षेत्रफल होगा। इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा इसमें क्या समझना, एक मैक्सिमम एरिया कब आएगा? एरिया ये समकोण त्रिभुज में इस तरीके से लिखना, राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एरिया मैक्सिमम कब होगा? मतलब हमें अधिकतम एरिया अगर निकालना है, क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए, तो एरिया मैक्सिमम होगा जब थीटा, कौन सा वाला थीटा? ये वाला एंगल जो बनना है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला जो थीटा है, ये दोनों एंगल 45-45 के हो जाए। ये 90 का है, ये दोनों 45, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो। ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो अगर किसी त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो थीटा कितना आना चाहिए? 45 डिग्री, या फिर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर बराबर बेस होना चाहिए, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो त्रिभुज का एरिया कितना आएगा? मैक्सिमम आएगा जब परपेंडिकुलर बराबर बेस दिया है। तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा यहां से परपेंडिकुलर बराबर बेस है, थीटा बराबर कितना है? 45। थीटा 45 है तो साइन 2 थीटा कितना होगा? साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये तो 1 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। थीटा 45 है तो साइन 2 थीटा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। तो एरिया होगा h²/4। डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? जब ये दोनों भुजाएं बराबर दी, तो एरिया होगा मैक्सिमम। तो
कोई भी ऐसा त्रिभुज होगा जिसके परपेंडिकुलर और बेस बराबर है। कर्ण, ये भुजा तो हाइपोटेनियस कर्ण हो गई, इसके अलावा जो दोनों भुजाएं ये परपेंडिकुलर और बेस ये आपस में बराबर हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब सब दो भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर भी हो गई और समकोण भी है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। अगर किसी समकोण त्रिभुज का एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, मतलब उसका लंब और आधार की परपेंडिकुलर और बेस की लंबाई बराबर होनी चाहिए। अगर परपेंडिकुलर और बेस की लंबाई बराबर है तो एरिया मैक्सिमम आएगा। एरिया कितना होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटे 4। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर थीटा दिया है तो एरिया क्या होगा? h²/4 इंटू साइन 2 थीटा, और एरिया मैक्सिमम निकालना है तो h²/4 होगा। थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 45। साइन 45 का 2 गुना साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। क्वेश्चन ये दिया, करो इसको ट्राई, फिर आगे सॉल्व करें। हमें दिया समकोण त्रिभुज के कोणों में से एक कोण दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका एक एंगल दिया है हमें कितना? 15 डिग्री का। ये एंगल दिया है 15 डिग्री का। कर्ण दिया है ये 1 मीटर। ये सब किस में दिए? सेंटीमीटर में दिए, तो मीटर को हम किस में चेंज करेंगे? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनियस या कर्ण की लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। एंगल दिया 15 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस और एक एंगल दिया जाए तो हम एरिया निकालते हैं। एरिया मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा मतलब एरिया, तो ये होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 4 इंटू साइन 2 गुणा 15 मतलब साइन 30 हो गया। साइन 2 थीटा आता है, साइन 30। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता कितनी होगी? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 वैल्यू रख दें, तो ये कितना हो गया? 100 गुणा 100 गुणा बटे 4 गुणा साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 से कट जाएगा ये 25 बार, और ये 2 से कटेगा 50 बार। 25 का 5 गुना 125 मतलब 1250 आंसर होगा इसका एरिया। 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर से हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया यूनिट, तो एरिया में यूनिट का स्क्वायर मतलब 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट करेंगे, बताइए, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है हमें, समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर, और उसका अधिकतम क्षेत्रफल, एरिया क्या होना चाहिए? एरिया होना चाहिए मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम कब होगा? एरिया मैक्सिमम होगा जब ये एंगल कितने का होगा? 45 डिग्री का। ये एंगल 45 डिग्री का, ये नहीं, ये 90, देखो ये 90 का होगा समकोण त्रिभुज, एक 45 का तो दूसरा 45 का होगा, तभी 180 अंश बनेगा। तो एरिया मैक्सिमम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटे 4। एरिया मैक्सिमम कब होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटे 4। हाइपोटेनियस है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 बटे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया होगा। 25, ऑप्शन बी आंसर। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं। अपन ने बेसिक काफी क्वेश्चन किए, समकोण त्रिभुज के बारे में सीखा, और राइट एंगल ट्रायंगल के नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे, सरकम रेडियस और इन रेडियस दी है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट अपन अगली क्लास में समझेंगे। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले क्लास में समझेंगे।